उसका प्रभाव पूरे बच्चों पर पड़ेगा और वो ठीक हो पाएंगे। तो मेरा मानना है कि 8 ऐसे प्रकार होते हैं जिनकी वजह से बच्चों की जो कंसंट्रेशन और फोकस है वो चला जाता है। देयर आर 8 रीजंस वेयर योर चाइल्ड एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट concentrate in study on daily routine. So these are the 8 reasons. Number one, if your child, your student has any personality disorder, whatever the disorder he is facing, personality disorders दरअसल हमारा जो भावनात्मक जो behavioral issues होते हैं उसकी वजह से create होते हैं, और उसके पीछे भी there are certain reason, more than 37 types of personality disorders we have. अगर बच्चे में के फैक्टर इम्बैलेंस हो जाए तो भी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो चला जाता है एंड ही कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडी। थर्ड, अगर उसके इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं। फोर्थ, अगर बच्चे के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ गई, स्पेशली विटामिन B12 और D3 की, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाए उसके फूड में, एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द मदर इन किचन, उसकी वजह से भी बच्चे का फोकस चला जाता है। और इसका अमीरी और गरीबी से कोई भी लेना देना नहीं होता। मैंने बहुत बड़ी बड़ी रेनाउंड फैमिली देखी है जिनके बच्चों के भी अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिशिएंसी और B12 की कमी होती है। अगर बच्चों के हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स और बॉयज की जो एडोलसेंट एज जब स्टार्ट होती है तब भी उनके अंदर फोकस चला जाता है। बच्चों को अगर ADHD हो गया हो तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, देन ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, टीचर की वजह से अगर पढ़ाई में कोई गड़बड़ है तो वो फोकस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो 7 नंबर का जो पॉइंट है उसके लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी रिस्पॉन्सिबल होती है। या फिर बच्चा कोई दवाइयां तो नहीं खा रहा जिसका स्कूल को नहीं पता, एक कॉलम ऐसा भी होना चाहिए जिसमें उसको पेरेंट्स को डिक्लेरेशन देनी होगी कि हमारा बच्चा इस प्रकार की शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा है और वो इस तरह की मेडिसिन लेता है। जब इस तरह का एक कॉलम होगा तो भविष्य में ये बहुत काम का भी होता है, और आगे जाकर इससे बहुत सारी चीजों में जब काउंसलर्स होते हैं तो वो देखते हैं मेडिकल हिस्ट्री बच्चे की क्या है। तो ये 8 रीजन है जिनकी वजह से बच्चे और स्टूडेंट्स का फोकस कंसंट्रेशन स्टडी में वीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं वो मेजर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं जहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चे अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते। तो जैसे पहले नंबर हम मानेंगे एक एडजस्टमेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये जो एडजस्टमेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये अपने स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट के साथ एडजस्टमेंट की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो दे क्रिएट हर्डल एंड प्रॉब्लम्स, क्योंकि आई कैन नॉट एडजस्ट विद माई फ्रेंड्स एंड समटाइम आई कैन नॉट एडजस्ट विद माई टीचर ऑल्सो। तो ज्यादातर जो बच्चे स्कूल ट्रांसफर होकर आते हैं वो 6 महीने के इस पीरियड में रहने चाहिए, उन पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि आर दे फेसिंग एनी प्रॉब्लम। तो फोकस पढ़ाई से उनका हट जाता है और हम कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। दूसरा हो सकता है अगर उनको कोई लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, तो लर्निंग डिसऑर्डर्स जब होते हैं तो 15 साल तक की जो उम्र के बच्चे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनका जो फोकस होता है वो 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स का रहता है वन शॉट। तो ऐसे बच्चों के वैसे भी पीरियड्स का टाइम 40 मिनट्स तो रहता ही है। उसके बाद जब टीचर्स क्लास बदलेगा तो थोड़ी देर के लिए उनको रिलैक्सेशन मिलता है, उनकी जो मैसेज यूनिट है, क्रिटिकल फिल्टर है, वो क्रैश होने से बच जाता है एंड दे कैन अगेन रीफोकस। बट जो बच्चे बड़े होते हैं 10th से ऊपर के, अगर वो अच्छे से कुछ चीजों की प्रैक्टिस करें सो दे कैन फोकस एट लीस्ट 2 आवर्स। तो मनुष्य अगर चाहे तो 2 घंटे तक एक ही जगह पर बैठकर एक ही चीज में अपना फोकस दे सकता है। फोकस देने के लिए भी एक अलग से टूल्स होते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो कितने जो बाइट्स पर सेकंड का जो डेटा है उसको डाउनलोड कर सकता है। तो उससे हमें यह भी समझ में आएगा कि क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैं अभी आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिर अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर्स होता है। अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर्स में बच्चा बार बार ध्यान आकर्षित करता है टीचर का या दूसरे बच्चों का अपनी तरफ, तो कुछ उल जलूल हरकतें करेगा, और उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जिसका मैं अभी समाधान आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनके साथ काम किया जा सकता है। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बच्चे होते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको कोई भी फैसला नहीं लेने देते। उनकी
शर्ट का कौन सा कलर होगा, वो कौन से ब्रांड के जूते पसंद करेंगे, वो क्या करेंगे, इतनी छोटी छोटी बातों पे भी पेरेंट्स का होल्ड रहता है। अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर पाते, तो उनकी जो रैशनल थिंकिंग होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और बच्चे फिर हर बात के लिए डिपेंड होते हैं, और यहाँ पर भी उनके साथ इशू क्लास में होते हैं। मूड डिसऑर्डर्स है, वी कॉल इट बाइपोलर डिजीज। बाइपोलर में मूड स्विंग करता रहता है, अभी थोड़ी देर के लिए पढ़ाई में लगा, फिर नहीं लगा। कभी कुछ अच्छा, सो आज एक टीचर के लिए पॉजिटिव हूँ तो कल उस सेम टीचर के लिए मैं नेगेटिव हो सकता हूँ। ये दवाइयों से ठीक होता है, और इसके लिए बहुत सारे हमारे योगा के अंदर भी फैसिलिटीज हैं, जहाँ पर विदाउट मेडिसिन से क्योर किया जा सकता है। लगभग ऐसे मैंने 250 बच्चों पे काम किया जिनको एक भी टैबलेट देने की जरूरत नहीं पड़ी, और सब क्योर भी हो गए। इंसोम्निया होता है जो आजकल बच्चों में बहुत बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर वो रात तक जागते हैं और फिर सुबह वो लेट तक उठते हैं और फिर क्लासरूम में सोते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। ह्यूमन ब्रेन इस तरह से डिजाइन है कि ब्रेन को जब नींद आती है तो वो कहीं भी सो जाता है, फिर उसको ये परवाह नहीं होती है कि ये जगह कौन सी है। अगर आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं, नींद आ जाए तो आप कार में सो जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर सो जाएंगे, जहां जो जगह मिलेगी। अगर नींद आ रही है तो ब्रेन कैन नॉट वेट। अब आप देखेंगे, रात को 11 बजे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है नींद नहीं आ रही है, तभी तो मैं कुछ सोचूंगा और करने की, तो मेरे पास और कोई दूसरा काम क्या है, चलो लेट स्टडी। तो मेजर कॉज है नींद नहीं आ रही है, तभी मैं पढ़ूंगा। अगर मुझे मेरी पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट होती तो फिर मैं क्लासरूम में भी नहीं सोता, क्योंकि क्लास तो होती पढ़ने के लिए, बट मैं क्लासरूम में तो सो जाऊंगा, रात को अपने घर में वो 12 बजे 2 बजे पढ़ूंगा। तो ये 11 12 2 बजे तक पढ़ना ये कोई शौक नहीं होता है, ये हमारे ब्रेन की एक बड़ी भारी कमी होती है। और ये जो पिछले 20 साल से जो चल रहा है प्रोसेस के बच्चे रात तक पढ़ाई करते हैं तो हम उनको ज्यादा जीनियस समझते हैं। ऑफ कोर्स दे कैन गेट मार्क्स, पर उनकी पर्सनालिटी में इमोशनल इम्बैलेंसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ खराब हो सकती है। तो स्ट्रिक्टली बच्चों को 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे उठना चाहिए। 10 to 4 इज द वंडरफुल लाइफ, और ये एक ऐसी जिंदगी है जब इंसान इसको जीता है तो उसका पूरा सर्केडियन रिदम बॉडी का ठीक रहता है। मेलाटोनिन सेरोटोनिन हार्मोन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो सही तरीके से बनते हैं, और यही दो हार्मोन्स होते हैं जो एडोलसेंट एज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बच्चा टीन एज को क्रॉस करता है तो दीज टू हार्मोन्स प्ले वेरी वाइटल एंड बिग रोल इन दैट वे। डिप्रेशन में बच्चे आ जाते हैं, डिप्रेशन हैज सो मेनी अदर रीजंस आल्सो। रूट कॉज देखा जाता है कि किस प्रकार से बच्चा डिप्रेशन में है, और उस डिप्रेशन के निदान भी अलग अलग होते हैं। और 8th स्टैंडर्ड के बाद जब बच्चे करियर को लेकर कंफ्यूज होने लगते हैं, तो फिर उनका कंफ्यूजन 8th स्टैंडर्ड से ही दूर किया जाना चाहिए, और इसके लिए टीचर्स एंड पेरेंट्स बोथ कैन प्ले द बिग रोल। जैसे कल मैंने महसूस किया कि बहुत सारे लोग फ्यूचर में चाहेंगे कि मैं उनकी जो भी मदद कर पाऊँ मैं कर सकता हूँ जितना मुझे मालूम है, क्योंकि आई एम इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 29 ईयर्स, और 29 सालों से मैं इसी फील्ड में हूँ। चाइल्ड साइकोलॉजी में मेरी डॉक्टरेट हुई, मैंने बहुत रिसर्च पेपर लिखे। और तो मैं आपकी मदद के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप चाहें तो मेरा ये नंबर नोट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जैसे मेजरली मेरी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो सारी की सारी प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग होती है, 1 to 1 कोचिंग होती है टीचर्स पेरेंट्स स्टूडेंट्स के लिए, जो डायरेक्शंस देनी होती हैं, गाइडलाइंस देनी होती हैं, कंसल्टेशन है, कोई वर्कशॉप है, सेमिनार्स हैं, बट ये सारी की सारी एजुकेशनल साइकोलॉजिकल होती हैं, इसके अलावा कोई दूसरी इसके अंदर ट्रेनिंग नहीं होती है। सो इफ यू फील कि मैं आपकी कहीं मदद कर पाऊँ तो मेरे लिए खुशी होगी। केवल मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल आईडी से आपका काम चल जाएगा। तो कोई ऐसी गंभीर समस्या है तो आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मुझे निदान पता होगा। तो जैसे कोटा के अंदर अ, अभी काफी सुसाइड हुआ करती थी, तो लगभग पूरे कोटा में 40-45 भी सुसाइड हो जाती थी, परंतु पिछले साल लग 3 से ज्यादा नहीं हो पाई। तो फिर एनडीटीवी ने भी एक उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि कैसे मैजिक सा हो गया। कोई मैजिक नहीं होता है, कोई बच्चा सुसाइड नहीं करना चाहता। जब उसकी जिंदगी के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, उसको समझ ही नहीं आता कि मेरी कोई मदद भी करेगा।
तब वो ऐसा कदम उठा लेता है। तो सुसाइड कहते हैं कि एक ऐसा परमानेंट सोल्यूशन लेता है वो फॉर टेम्परेरी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी थी पर उसको लगा इट्स ए वेरी बिग इशू। तो जब सॉल्यूशंस मिलते हैं तो एवरीबॉडी वांट्स टू लिव, हर इंसान जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। समृद्धि से सब रहना चाहते हैं, सब खुशी चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है। तो मैं आप लोगों के लिए 1 साल के बच्चे से 12 साल तक के बच्चों के जितने भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं उन पे हम लोग काम कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस दे देते हैं। एडोलसेंट साइकोलॉजी में 12 से 20 साल तक का जो भी युवा है, मेल फीमेल, तो फीमेल साइकोलॉजी मेल साइकोलॉजी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो टीचर को पता होनी चाहिए। बच्चे के इमोशनल डिसऑर्डर्स क्या हैं, एजुकेशनल चैलेंजेस क्या हैं, हर बच्चे के डिफरेंट होते हैं। सब्जेक्ट के अलावा एक ऐसी डिमांड है इस वक्त, नॉट ओनली यू कैन, जैसे कहते हैं ना कि अगर एक टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो वो बच्चा, उसका कोई रोल नंबर नहीं है उसके लिए कि उसको इंग्लिश ही पढ़नी है। उस टीचर को उस अपने बच्चे की जानकारी भी होनी चाहिए कि ये है क्या चीज। सो एवरी चाइल्ड हैज ए स्टोरी, नॉट एवरी चाइल्ड हैज ए रोल नंबर। पेरेंट साइकोलॉजी पता होनी चाहिए स्कूल को, स्पेशली प्रिंसिपल और टीचर्स को पता होना चाहिए कि मॉडर्न पेरेंटिंग जो है वो किस तरह से हैंडल करना है। नहीं तो आधे से ज्यादा तो खून पेरेंट्स ही चूस के चले जाते हैं। तो फिर वो टीचर और प्रिंसिपल्स पढ़ाने पे फोकस कैसे करेंगे जब सारा दिन ही वो पेरेंट्स के डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करते रहेंगे। तो इसके अंदर बहुत रिस्पेक्टफुली हम उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम का समाधान कर देते हैं, जहां पर एनर्जी बिल्कुल भी खर्च नहीं होती है। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि अब के फैक्टर इम्बैलेंस क्या होता है। और अगर ये के फैक्टर इम्बैलेंस किसी भी इंसान में हो जाए, कोई भी हो इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, तो सबसे पहले ये फोकस और कंसंट्रेशन को ही खा जाता है। इसके बाद फिर कुछ बीमारियां पैदा होती हैं और उन बीमारियों के लिए फिर डॉक्टर की मेडिसिन लेनी पड़ती है हम लोगों को। सो व्हाट इज कॉल्ड दिस के फैक्टर इम्बैलेंस? दरअसल हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, और ये जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर काम करने के लिए। तो अब जब हमारे खून के अंदर, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि व्हाट इज ब्लड एक्चुअली, ब्लड होता क्या है। तो जैसे एक हम अपनी लाइफ का एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप एक ट्रांसपोर्टर हैं और आपकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसमें बहुत सारे ट्रक हैं आपके पास। तो आपकी कंपनी जो है ट्रांसपोर्ट की, वहां पर ट्रक आके खड़े होते हैं, माल लेते हैं और अपने गंतव्य जहां पर भी उनको जाना होता है वो चले जाते हैं। तो योर हार्ट इज लाइक ए ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड दैट ब्लड इज द ट्रक। ब्लड को ट्रक की तरह माने। अब ये चलता है वेन में, तो ये लोड क्या करता है, ऑक्सीजन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब लोड करके चलता है। जाना कहाँ है, इसको सेल तक पहुंचना है। सेल के गेट पे माल अनलोड कर देगा, सेल उसको ले लेगा। अब उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो उसको सबको यूज करके फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। वो एक जनरेटर की तरह काम करती है। तो ऐसे ही जो माल लदा होता है उस ब्लड रूपी ट्रक में, तो उसमें से दो ऐसे मिनरल्स हैं जिनका नाम पोटेशियम और सोडियम होता है। इन दोनों का आपस में केमिकल रिएक्शन ये होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर पोटेशियम ज्यादा है, ज्यादा बोले तो मान लीजिए 80%, तो सोडियम 20 रह जाएगा। अब सोडियम अगर 90 हो गया तो पोटेशियम 10 रह जाएगा। 100 के अनुपात में ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो अगर किसी इंसान की बॉडी में सोडियम का लेवल हाई है तो कॉन्सेंट्रेशन वीक है, अगर पोटेशियम हाई है तो कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो दिस इज कॉल्ड योर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इज इक्वल टू योर पोटेशियम लेवल। तो एक के का मतलब ही पोटेशियम होता है, इसीलिए इसको के फैक्टर इम्बैलेंस का नाम दिया जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारा जो शरीर के अंदर सोडियम ज्यादा हो कैसे जाता है। ऐसा क्या है कि सोडियम ज्यादा हो जाता है? सोडियम ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन की जो एडिक्शन है वो सोडियम की होती है। ब्रेन का हमेशा नॉन इंटरेस्ट होता है पोटेशियम खाने में। तो ब्रेन जब भी खाएगा उसमें सोडियम उसको बहुत पसंद होता है। तो छोटा सा एग्जांपल देखिए, दीज आर द फूड्स, बर्गर है, पिज्जा है, चिप्स है। हमारे बच्चे इनको कितना लाइक करते हैं। एक्चुअली बच्चे कभी भी बर्गर लाइक नहीं करते, ना वो पिज्जा खाते ना चिप्स।
वो इसके अंदर जो नमक होता है उसकी क्राविंग उनको बहुत होती है। अगर आप मेरी बात में बिलीव नहीं करते हैं तो किसी बच्चे को फीका बर्गर खिलाइए, फीके चिप्स या फीका पिज्जा, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट कि वो उसको फेंक देगा उसी वक्त। वही सेम बर्गर है पर उसमें नमक ही नहीं है तो उसको पसंद ही नहीं आएगा। आप एक दिन अपनी मनपसंद की मटर पनीर की सब्जी बनाइए, शाही पनीर, नमक मत डालिए, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी ब्यूटीफुल टेस्टी सब्जी आपको पसंद ही नहीं आ रही। तो ये जो नमक का खेल है ब्रेन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। दो प्रकार का भोजन है, क्रिएटेड बाय गॉड एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। तो जब ईश्वर किसी भोजन को बनाता है तो दैट आवर गॉड इज सो इंटेलिजेंट एंड जीनियस कि उसको पता है इसमें नमक कितना डालना है। बट जब इंसान किसी भोजन को बनाएगा तो वो उसमें नमक कितना डालना है वो उसको पता ही नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, गॉड मेड फूड देखिए, टमाटो, कुकम्बर, लेटुस, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन करे, एंड सी द मैजिक लेवल ऑफ योर सॉल्ट। पर 100 ग्राम में टमाटो में 3 मिलीग्राम सॉल्ट होता है, कुकम्बर में 6, एप्पल में 0.75, बनाना में 0.5, ऑरेंज में 0.6। आपको क्या लग रहा है उस प्लांट को किसी ने मना किया है कि तू सॉल्ट मत ले? उसको पता है कि मुझे क्या करना है। तो नेचर इतना इंटेलिजेंट और वॉइस होता है कि इससे ज्यादा नमक शरीर के लिए नुकसान करता है। इंसानों को देखो, बिस्किट, मफिन, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर छोटे एग्जाम्पल है, कितना सारा उसके अंदर सॉल्ट होता है। अगर एक बर्गर आप वेट करेंगे तो बर्गर का वेट आपको 200-250 ग्राम से कम नहीं मिलेगा। बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, पर 100 ग्राम 680 मिलीग्राम। यही बच्चे रोज रोज बर्गर खा रहे होते हैं डेली। जो बच्चा हफ्ते में 4 बर्गर या पिज्जा खाएगा बिकॉज ऑफ मॉम डैड, आपको क्या लग रहा है वो क्लास में फोकस करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। और आप उसको बार बार डांटोगे, हाउ कैन, व्हाई डोंट यू फोकस इन द क्लासरूम? बिकॉज उसकी आदत ही ऐसी खराब हो गई है और इसके बगैर वो रह भी नहीं पाता। एक ये जरूरी बात है। और अगली बात समझनी है कि जब हमारे शरीर में मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट जो होता है वो जब बढ़ जाता है तो फिर हमारे आगे एक और मुसीबत हो जाती है। जैसे ये मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट क्या चीज है, जस्ट हैव अ लुक। हमारी बॉडी में सेल होते हैं, मैं सीधा सेल पर आ गया हूँ, ऑर्गन वॉर्गन मैंने सब छोड़ दिए। तो सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, फिर उसके अंदर डीएनए आरएनए है, फिर उसमें जो प्यूरिन है वो ब्रेक डाउन होता रहता है। जो भी हम खाएंगे फाइनली प्यूरिन में कन्वर्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा। और प्यूरिन जब ब्रेक डाउन होता है तो वेस्ट में बचता है यूरिक एसिड, इसी को बोलते हैं मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट। तो ये जो यूरिक एसिड है ये हर इंसान में बनता है, जो भोजन करेगा यूरिक एसिड बनेगा। अब यूरिक एसिड क्या होता है, वेस्ट होता है बॉडी का, एक तरह का जहर मान लो, एक तरह का टॉक्सिन है ये। अब ये यूरिक एसिड हमारी जो बॉडी है सतत निकालती रहती है, डिस्चार्ज करती रहती है बॉडी से। सबसे ज्यादा यूरिक एसिड होता है सुबह के वक्त जब हम सोकर उठते हैं, इन द मॉर्निंग। एनीबडी वंस व्हेन ही विल बी वेक अप, हिज और हर बॉडी इज लोडेड विद यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होता है वाटर सॉल्यूबल, पानी में घुलनशील। बट इसकी मुसीबत ये है कि 20 डिग्री एंड अबव टेम्परेचर में ही घुलेगा, ये ठंडे पानी में नहीं घुल सकता। तो जब कोई इंसान सुबह उठते ही 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर गुनगुना पानी पीता है, उसका पहला काम होता है उठते ही पानी पीने का, तो उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और जितना भी यूरिक एसिड है वो सारा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और थ्रू यूरिन वो 2-3 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। तो बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस हो जाएगा और बॉडी अल्कलाइन मोड पर आ जाएगी। जैसे ही बॉडी अल्कलाइन मोड पर आएगी आपका फोकस और कंसंट्रेशन 60% तक इंक्रीज हो जाएगा। बट वट एवर चिल्ड्रन आर डूइंग, अगर कोई इंसान किसी बच्चों को बोले बेटा सुबह उठ के पानी पिया करो, तो वो ऐसे घूर के देखता है जैसे हम उसको किसी को मतलब कोई ऐसा काम बता रहे हैं जो बहुत ही निहायत गंदा है। जो बच्चे सुबह पानी पीते ही नहीं है या जो इंसान सुबह उठ के पानी नहीं पीता, वो हमेशा सेल्फ सुसाइड अटेम्प्ट करता है अपनी बॉडी के साथ। तो ये मैंडेटरी है, ये मस्ट है, ये मजबूरी है। आपको सुबह उठकर 1-1.5 लीटर गुनगुना पानी पीना चाहिए। फ्रिज का पानी, घड़े का पानी अवॉइड करना चाहिए इफ यू वांट कि आपकी बॉडी का यूरिक एसिड जो है वो डाउन रहे। अगर ये ऐसा नहीं रहा तो आपकी बॉडी में फिर जो अगली
डिजीज होती हैं, उन्हीं के नाम डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, और उसमें इसका बड़ा रोल होता है। सो अब बच्चों को कौन सिखाए? उनके पेरेंट्स सिखाएंगे। पेरेंट्स को कौन एजुकेट करेगा? टीचर्स करेंगे। और ये बहुत अब आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, बच्चा सुबह 2 बजे तक रात के जागा रहता है। अब जागा रहेगा फिर सुबह सोएगा। मतलब अगर 7 बजे का स्कूल है तो मुझे लग रहा है 6:30 तो उठेगा। 6:30 उठ के स्कूल भी पहुंचना है। उसकी मम्मा क्या कर रही है? बस उसका टिफिन लगा रही है, कंघी कर रहा है, बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा। एंड ही जस्ट कमिंग टू स्कूल। स्कूलों की हालत कैसी हो गई है। आई रियली फील पिटी दैट के बच्चे ऐसे उठ के आ जाते हैं और उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ऐसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे कैसे? नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज फोकस एंड कंसंट्रेशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। फिर उसके बाद हम आगे चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम देखेंगे कि अब मैंने अपना मोनोसोडियम तो अपनी बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू? अब मुझे पोटेशियम अपनी बॉडी में लोड करना है। दिस इज माय सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अगर सुबह सुबह ही मैं अपनी बॉडी को पोटेशियम से लोड कर लूं, तो मेरी लाइफ 99% तक मैं क्लेम कर सकता हूं कि वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है और बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, जो योगी की तरह जिंदगी जीते हैं, उनके कपड़ों से नहीं पता चलता कि वो कितने योगी हैं। पता चलता है वो 12 बजे तक क्या खाते हैं, उठने से 12 बजे तक। अगर किसी इंसान को ये समझना हो कि वो योगी है या राक्षस, बस सुबह 6 बजे से और 12 बजे तक का उसका फूड चेक कर लो। तो जो इंसान सुबह उठते ही साथ हाई लेवल ऑफ पोटेशियम लेता है, बस वो समझ लो अपनी जिंदगी में बहुत मेहरबानी खुद पर करता है। तो सुबह उठते ही 7 से 12 बजे तक आपकी बॉडी का जितना वेट है, इसमें अलग अलग डोज होती हैं। अगर आप 100 किलो के हैं तो इंटू 10 1 किलो। अगर आप 70 किलो के हैं तो इंटू 10 700 ग्राम्स। 700 ग्राम फल रोज सुबह उठने से 12 बजे तक 3-4 बार में, 2 बार में, 1 बार में खा लीजिए। 3-4 तरह के फल होने चाहिए, एक ही तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपकी बॉडी में जो पोटेशियम होगा वो इतना शानदार हो जाएगा कि आप फोकस और कंसंट्रेशन कर पाएंगे। गौर से अगर आप मुझे सुनेंगे तो आप पाएंगे जो साधना करने वाले लोग होते हैं वो फलाहारी क्यों होते हैं? वो फलाहारी इसलिए नहीं होते कि फल खाने से आपको भगवान मिल जाएगा या ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। जब भी आप फलों पर डिपेंड हो जाते हैं, तब तक आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेजर की तरह हो जाता है। मतलब आप क्या पेनिट्रेट करते हैं अपनी लाइफ में, एक बार फोकस आ गया तो फिर वो आधी को ऐसा हो जाएगा जैसे अर्जुन की तरह। इसका सारा का सारा मैजिक हमारे फ्रूट्स के अंदर छिपा हुआ है। अब देखिए आप जरा, एक एप्पल को देखिए, उसके न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या है। सब कुछ है इसमें जो मनुष्य को चाहिए। सबसे नीचे देखेंगे सोडियम 0.75, उसके ऊपर पोटेशियम देखिए 107 में मिलीग्राम। कितना ज्यादा पोटेशियम! ईश्वर को भी पता है कि कितना क्या अनुपात में डालना है। अगर आप सब्जियों में ये 2 सब्जियों का जूस निकालकर या इनको डेली अपनी डाइट में शामिल कर पाए, बीटरूट और पालक, स्पिनच, तब आप सोने पे सुहागा का काम करते हैं। मतलब आधा कप चुकंदर का जूस, इसमें पालक का रस मिलाकर आधा कप आपके लिए अमृत के बराबर है। और जो इंसान, स्पेशली टीचर्स और प्रिंसिपल्स और फैकल्टी, या वो इंसान जो मानसिक श्रम बहुत करते हैं, उनको दवा की तरह इसको आधा कप रोज लेना चाहिए। 3 कप चाय तो हम रोज ही पीते हैं, आधा कप ये भी सही। और अगर ये ले लिया तो आई कैन गिव यू गारंटी इन 40 डेज आपकी सारी फितरत बदल जाएगी। ब्रेन के कितनी सारी समस्याओं का इलाज होता है चुकंदर में। इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बहुत ज्यादा। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके ब्रेन के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो या तो चुकंदर में मिलेगा या दवाइयां खा के मिलता है। तो ऐड दिस। इवनिंग में समोसे और पिज्जा खाने की बजाय बच्चों को एक केला शहद में मिलाकर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खिलाने चाहिए। तो जिससे उनकी इवनिंग की स्टडी की एनर्जी या बहुत सारी चीजें इंक्रीज होंगी। और बच्चों के ये जो मार्क्स होंगे इन्हीं बातों से बहुत बढ़ जाएंगे। ओमेगा 3 खिलाना चाहिए। कई चीजों में होता है ओमेगा 3, वो बच्चों को हमेशा डाइट में रहना चाहिए। और पोटेशियम, हाई पोटेशियम डोज ये होती है व्हाइट मशरूम, बनाना, बीन्स, जिसको आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल दिस व्हाइट बीन, पता नहीं इसका कुछ अजीब सा नाम होता होगा।
एंड स्पिनच, ऑरेंज, अवाकाडो, ये सब सारे के सारे जो हैं ये आपके हाई पोटेशियम डोज होती है। और भोजन करने का तरीका पहले तो बहुत अच्छा होता था 20-25 साल पहले तक, बट ये 20 सालों के उसमें कितना चेंजेस आ गया है, व्हाट आई एम जस्ट लुकिंग एट, ये लोग भोजन करने का तरीका भूल गए। तो जस्ट गो हेड फॉर दैट, कैसे करना है। हर बुद्धिमान मनुष्य को डिनर और लंच करते वक्त, जब भी वो डिनर और लंच करेगा, उसको सबसे पहले सैलेड खाना चाहिए। केवल सैलेड और कुछ भी नहीं, जो भी उसको सब्जियों में मिलता है खा जाए। और उसका भी वेट है, अगर वो 70 किलो का है तो 70 का आधा 350 कर दे, 100 किलो का है तो उसका आधा कर दे। ये उसको खाना पड़ेगा। और उस जब ये पूरा खत्म कर ले इस प्लेट को चबा चबा के, तब उसके बाद उसको इस भोजन पे जाना चाहिए जो भी उसको खाना है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में डॉक्टर की शक्ल नहीं देखता, बीमार नहीं होता, अस्पताल नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता। जैसे अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, एक एक सवाल पूछूं कि अगर ईश्वर आपको दो ऐसी परिस्थिति में डाल दे जो बिल्कुल गलत है, खराब है, बेकार है। मान लीजिए मैं आपसे दो सिचुएशन दूंगा और मैं बोलूं कि अगर भगवान आपको ऐसा करे और आपसे पूछे कि वुड यू लाइक टू गो टू जेल और हॉस्पिटल, और आपको इन दो में से एक चुनना है, तो आप जेल जाना पसंद करेंगे या अस्पताल जाना पसंद करेंगे? पिक वन। अब भगवान ने बोला है तो आपको अपनी पसंद की चीज चाहिए। तो कुछ लोग बोलेंगे मैं जेल जाऊंगा, कुछ कह सकते हैं मैं अस्पताल जाऊंगा, डिपेंड करता है साइकोलॉजिकली क्या सोच रहे हैं वो। तो मैंने अपनी 15 साल में जब भी एक्सपेरिमेंट किया, 90% लोगों ने अस्पताल चुना, 10% लोगों ने जेल चुना, क्योंकि जेल के साथ हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जुड़ी होती है। जेल के साथ हमारी आत्मसम्मान, हमारी गुडविल, हमारी बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, क्योंकि जेल और समाज हमारा एक ही उस पे होता है। तो 5%, 6%, मैक्सिमम 10% लोग जेल जाना पसंद करेंगे। बट अब अगर आप देखेंगे जेल कौन जाता है, जेल वो जाता है जो दूसरों के साथ कुछ गलत करता है। You have done any crime against of somebody else, so then you would go to jail. अब now when you're going to jail, what happens? जज साहब क्या करते हैं, आपको जेल भेजने से पहले कागज पे कुछ लिखते हैं, एंड ही और शी राइट्स कि आपको 6 महीने के लिए, साल भर के लिए या 10 साल के लिए हम जेल भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 10 साल के बाद छोड़ देंगे, 5 साल के बाद आपको छोड़ देंगे। बट वेन यू गो टू द हॉस्पिटल, डू यू हैव एनी डेट टू कम बैक? क्या आपके पास कोई ऐसी तारीख है जो वापस आ जाए? बिकॉज जो इंसान खुद पर क्राइम करते हैं उनके लिए अस्पताल ही होता है। थोड़ा 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 क्राइम खुद के शरीर के साथ करते रहना अस्पताल का रास्ता दिखाता है। और खुद पर क्राइम करने का मतलब सीधा मौत होता है, 2, 4, 5 महीने नहीं होते। तो इसलिए याद रखें, भले ही आदमी जेल चला जाए पर अस्पताल कभी ना जाए, और मेरी नजर में तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए। सो जस्ट खुद पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, बिकॉज यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल फॉर द सोसाइटी। अगर एक टीचर बीमार है, रोगी टीचर है, तो वो शारीरिक होने के साथ साथ मानसिक रोगी भी हो जाता है। उसकी क्लास में जो 50-60 बच्चे हैं वो उनको भी मानसिक रोगी कर सकता है। उनकी खुद ठीक नहीं रहेगा तो कैसे गड़बड़ रहेगा? चाहे पूरा देश बीमार हो जाए, पर अध्यापक को कभी भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। इधर उधर उथल पुथल हो जाए, बट एवरी ऑल टीचर मस्ट बी ऑल राइट। ये एक मेरी सोच है जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फिनाइलथाइलोमिन नाम का हार्मोन होता है। ये एक्चुअली में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हार्मोन होता है। और ये क्या करता है, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के सिग्नल्स हैं उनको एम्पलीफाई करेगा, मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस को पीक पे पहुंचा देता है। वी कॉल इट मूड ब्राइटनर। जिसका फायदा ये होता है कि डिप्रेशन ठीक होने लगता है, एनर्जी बढ़ जाती है, अलर्टनेस बढ़ती है, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इन रिजल्ट आपको हैप्पीनेस, प्लेजर और इमोशनल वेलबींग मिलती है। तो ये बनता कैसे है? इसका बनने का तरीका सिंपल होता है। जब आपका हृदय, आपका हार्ट 140 और 150 बीट्स पर मिनट को टच करने लग जाए, तब ये बनेगा। ये कुर्सी पर बैठ के कभी नहीं बनता। मान लीजिए 72 बीट्स पर मिनट पर आपका हार्ट धड़क रहा है, क्योंकि आप आराम से कुर्सी पर बैठे एंड यू आर लिसनिंग टू मी। तो हाथ पर, हृदय पर हाथ रखकर देखिए,
72, 70, 68, 78 ऐसे चल रहा है। ये नॉर्मल रिदम है हमारे उसका। बट जैसे ही मैं कुछ जॉगिंग करूंगा, जंपिंग करूंगा, पुशअप करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, तो मेरी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो 140, 150 पे होगा, उसी वक्त मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड फेनिलेथाइलोमिन बनाना शुरू कर देती है। और ये जब खून में मिलता है तो रिजल्ट हमारा अच्छा होता है। तो इसको जब मैंने कम से कम 50,000 बच्चों पे रिसर्च करके देखा। कभी भी बच्चों को 2 घंटे क्लासरूम में पढ़ाने के बाद उनको कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर मिलनी चाहिए, जैसे कि गेम्स का पीरियड हो जाए या कुछ भी हो जाए, हर बच्चे को उठाकर मैदान में भेजना अनिवार्य होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे की मर्जी नहीं चलेगी ना कि आई एम कंफर्टेबल इन द क्लासरूम। यहाँ 2 घंटे, 2 या 3 पीरियड हुए और बेटा गो एंड डू वट एवर यू लाइक टू डू। तो जब बच्चा स्टडी कर लेता है तो मानसिक शक्ति खर्च करता है। अब उसको शारीरिक शक्ति खर्च करनी है क्योंकि उसको फिनाइलोथाइलोमिन बनाना है। वापस आएगा, फिर 2 घंटे पढ़ ले, फिर खेल ले। घर पे भी यही होना चाहिए। आजकल बच्चे 6-6 घंटे, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं और वो कोई पढ़ाई नहीं करते, वो मोबाइल चला रहे होते हैं बैठ के, या वो अपने मम्मी डैडी को घर पे मूर्ख बना रहे होते हैं। दैट्स इट। बिकॉज एज ए डॉक्टर आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो बीच बीच में गैप में पढ़ने के बाद, मानसिक शक्ति खर्च करने के बाद शारीरिक शक्ति खर्च करना अनिवार्य है। एंड दैट इज द रिदम ऑफ द डे साइकिल। इसको करने से हम ज्यादा ठीक और बढ़िया रहते हैं। अब मेरी ये कोई भी प्राणायाम, योगा जो मन करे करे, इट इज अप टू द चाइल्ड एंड अप टू द पर्सन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम किस प्रकार से यूनिक होते हैं। और इस पर मेरा रिसर्च पेपर है, और ये मैं अपने रिसर्च पेपर की आपको बात कर रहा हूँ कि आप चाहें तो क्लासरूम में भी बच्चों को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस चीज से लेकर। तो हमारी उंगलियों के पोरुओं पर कुछ पैटर्न बने होते हैं। ये जो पैटर्न होते हैं ये खास अंदाज में बने होते हैं। अगर आप किसी भी मनुष्य के उंगलियों पे अगर गौर फरमाएं और उसको देखें, तो एक ऐसा पैटर्न होगा जो गोले गोले जैसा होता है। अगर किसी भी बच्चे की उंगली में ऐसे पैटर्न हो, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपनी मर्जी से ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। ये सेल्फ कॉग्निटिव बच्चे होते हैं। इनको बहुत ज्यादा इन पे इंस्ट्रक्शन, ध्यान देने की इतनी आवश्यकता होती नहीं है। ये खुद ही चलते हैं। मतलब ज्यादा इनके पीछे लगोगे तो इनके साथ गड़बड़ है। और इन बच्चों की खास पहचान ये पाई गई है कि इनको जब भी पब्लिकली डांटा जाएगा, ये उस काम को करना बंद कर देते हैं। अगर क्लासरूम में इनको डांट पड़ गई इंग्लिश सब्जेक्ट पे, तो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा। फिर जीनियस तो है, बट अब इंग्लिश बंद। मैथ की डांट पड़ गई तो मैथ नहीं पढ़ेगा। तो ऐसे बच्चों को प्राइवेटली डांटा जाता है, या तो क्लासरूम वैसे बाहर ले जाकर या फिर कहीं अलग ले जाकर। ये पर्सनल स्कॉल्डिंग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट पब्लिकली कभी भी नहीं करते। और ये बिल्कुल प्रूवन है। फिर दूसरे तरह के बच्चे होते हैं, रेडियल के आगे अनलार देखेंगे, ये सेम मिरर पैटर्न है। ये बच्चे कैसे होते हैं कि इनको हमेशा चाहिए होता है कोई ना कोई इनकी मदद करने वाला। तो मैं अभी आपको एक बना के दिखा देता हूँ। और ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी, और जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जस्ट हैव ए लुक। मैंने व्हाइट बोर्ड लिया, ये एक फिंगर है, और इस पे मैंने ऐसे ऐसे पैटर्न बनाया, और इसको हम हिंदी में चक्र भी बोलते हैं, लाइक दैट। ये चक्र वाले बच्चे होते हैं। ये अपने आप ज्यादा काम करेंगे, इनको ज्यादा टीचर्स और ये पेंसिल थोड़ी शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस में बढ़ जाते हैं। और एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी उंगलियों को अगर गौर फरमाया जाए, केवल टिप्स पे आप गौर करेंगे तो वहाँ उसमें ऐसे ऐसे पैटर्न दिखाई देंगे आपको। ये क्या चीज होता है? ये अनलार पैटर्न होता है। और इस अनलार पैटर्न की खास बात क्या है कि इसमें एनर्जी का सर्किट हाफ है। बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उसको सर्किट नहीं बनेगा उसका। अब उसका सर्किट यहाँ से जो बन रहा है, तो ये बाहर वाला जो फिंगर के बाद है, ये है उसका टीचर, मेंटर, लीडर और गुरु। अगर ऐसे बच्चे को मेंटर, लीडर, गुरु नहीं मिला तो ये इंप्रूव ही नहीं करेगा। ये जैसा था वैसा ही रहेगा, और इसको हर हालत में टीचर की अटेंशन चाहिए। तो पहचान हो जाती है, तो टीचर को फिर सारे बच्चों पे ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं होती।
एक ऐसा बच्चा होता है जिसकी उंगलियों में इस तरह के पैटर्न मिलेंगे आपको, यूं कर आर्च आर्च की तरह होते हैं पैटर्न। ये कैसे बच्चे होते हैं? इनका जो ब्रेन होता है स्पॉन्ज की तरह रहता है, ट्रैफिक वन वे रहता है, और इसके लिए क्या है, ये इसका पैटर्न यहाँ से बनेगा, यानी कि पैटर्न बोले तो एनर्जी का सर्किट। ये नेचर से कनेक्टेड होते हैं पूरे, ये इन्फिनेटिव होते हैं, ये काम करेंगे तो आपके स्कूल का ही नाम रोशन कर देंगे। मतलब आपको इन बच्चों की फिर फोटो लगानी पड़ेगी बोर्ड पर, ये इतने महान ये बहुत थोड़े होते हैं। अगर पूरी क्लास को भी छांटेंगे ढूंढेंगे तो मुश्किल से 2-3 बच्चे मिलेंगे। इस तरह से आप पाएंगे कि आप किस तरह से अपने बच्चों पे आइडेंटिफाई उनको कर सकते हैं। वैसे तो ये स्टडी पूरी की पूरी बहुत, इस रिसर्च ने बहुत सारी चीजें की, बट अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझें और अंडरस्टैंड करें तो मैं आपको एक बड़े काम की बात बताना चाहूंगा। और वो क्या है कि जब हमारे घर पे शादी होती है तो बहू आती है घर पर। अब बहू घर पर आई तो क्या करते हैं, उसके हाथ की छाप को हल्दी में भिगो के दरवाजों पर लगवाया जाता है, दीवार पर एंट्री के टाइम पर। ये व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? पुराने जमाने में जो वैद होते थे उनको इनकी ये पैटर्न्स के डिकोड करना आता था। तो वो क्या करते थे, क्योंकि बहू की शक्ल तो देख नहीं पाते थे, वो तो घूंघट में है, तो वो उसके हाथों के इस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लेते थे कि बहू जिद्दी है, बहू फॉलोअर है, बहू कैसी है, और वो जब हमारे नए घर में आई है तो वो किस तरह से उसको हमने हैंडल करना है। और ये सारे के सारे पैटर्न हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही इस पे आप समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे हमारे दोनों अंगूठे हैं, बच्चे का लीडरशिप मैनेजमेंट देखना हो तो उसके अंगूठे पे ध्यान देना चाहिए। बच्चे का अगर आपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजिकल देखना हो तो उसकी राइट इंडेक्स देख लेनी चाहिए। बच्चा विजुअली इमेजिनेशंस में कितना रहता है, जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं तो यू कांट बिकम गुड इंजीनियर। एक ही फिंगर देखने से काम चल जाएगा। 12 महीने जो बच्चा पढ़ाई करता है वो उसको 3 घंटे में लिखकर दिखानी होती है। अब ब्रेन के लिए याद करना एक बात है, लिखकर दिखाना दूसरी बात है। अगर उसका जो राइट मिडिल है, जो एफएमएस कंट्रोल है, वो वीक होगा तो राइटिंग ही नहीं करेगा। अब राइटिंग नहीं करेगा तो बच्चा तो जीनियस है बट मार्क्स कम आएंगे। मार्क्स कम आएंगे तो आप उसको डफर समझोगे। ये मॉडर्न साइंस ये बताती है, आप अपने बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले आप उसकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करें, सो दैट अब राइट रिंग है लिंग्विस्टिक के लिए, कई बच्चे ध्यान ही नहीं देते, टीचर जो मर्जी बोल रहा है, बिकॉज उसका लिंग्विस्टिक पार्ट जो है वो गड़बड़ है। अब इनके सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन पता चल गया, टीचर धीरे धीरे भी काम करेगा तो लगभग 6 महीने में पूरी क्लास ठीक कर सकता है, पूरी की पूरी क्लास। और अगर पूरी क्लास ठीक हो गई तो फिर काम बन गया। सो इस तरह से देखा जाता है। सो दैट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट होते हैं। ये एक साइंस है जो समझने पे फिर यहाँ से पता चल जाता है कि बच्चे की लर्निंग स्पीड कितनी है, लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, हर बच्चे की अलग अलग होती है। जिन बच्चों का आप जीनियस समझते हैं, जो टॉपर होते हैं, एक्चुअली उनका टीएफआरसी लेवल हाई होता है, और कुछ बच्चों का कम होता है, तो उनके साथ काम कैसे किया जाएगा, ये साइंस यहाँ पर आ गई। क्रिटिकल टाइप बच्चा है, अफेक्टिव है, इंटीग्रेटिव है, ये जानना हर अध्यापक के लिए आजकल एक बहुत जरूरी विषय है। और ये सब साइकोलॉजी का पार्ट है। ये रिफ्लेक्टिव बच्चा कैसे पढ़ेगा, आराम से पढ़ेगा, बिल्कुल भी आपको दुखी नहीं करेगा, बट वो बिल्कुल मछली की तरह है कि मछली 100 रुपए के नोट से नहीं फंसती है, डायमंड से भी नहीं आएगी, लाठी से भी नहीं आएगी, वो आएगी छोटे से चारे से। अगर आपने एक छोटा सा एक आटे का टुकड़ा भी लगा दिया तो समझ लो कि वो मछली आपके पास आ गई। जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, वो जबरदस्ती खींचने से नहीं आता, बट उसके मुंह में आप उंगली रख लो तो उसको लगेगा मेरी मम्मा का थन है, तो वो सीधा भागा चला जाता है। ये समझना है, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। और ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि 2-2 साल में समझा जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 3 दिन। बिकॉज टीचर्स और फैकल्टीज इस थ्योरी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, तो सबको ये सीखना चाहिए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक टीचर जो होता है वो इफेक्टिव कैसे हो सकता है, अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ा सकता है, उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो उस टीचर का नाम रोशन हो उसके स्कूल में। और वो जो टीचर होता है उसको सारे के सारे बच्चे बरसों तक याद रखें। तो पढ़ाने के अलावा टीचर के 10 गुण होते हैं जिसमें पढ़ाना शामिल है।
अगर ये 10 क्वालिटीज उस टीचर के अंदर आ जाएं तो उस टीचर को पूरा शहर याद करता है और वो बरसों तक बच्चों के मन में रहता है। जैसे आज मेरी उम्र 50 साल है, पर आज भी मुझे एक ऐसी टीचर याद है जिसका नाम वेद था, वेद मैडम थी वो, सरने मैं भूल गया। और मैं कब पढ़ता था, जब मैं यूकेजी में पढ़ता था तब वो मुझे पढ़ाती थी। तो यूकेजी में जब मैं पढ़ता था तो उस टीचर ने मुझे जिस तरीके से हैंडल किया, मैं 50 का हो गया पर मुझे उस टीचर का नाम और शक्ल आज तक नहीं भूली। मुझे नहीं पता वो टीचर अब कहाँ है, कैसी है, बट मैं जब भी वो क्षण याद करता हूँ मुझे, तो अध्यापक कैसे बच्चों की नजरों में महान हो सकता है, ये समझने की बात है। टीचर की पहली क्वालिटी, ही मस्ट बी ओरेटर। और ये सारे के सारे जो 10 पॉइंट्स बताऊंगा ये मैंडेटरी हैं, ऑप्शनल नहीं है कि आप इनमें से कोई छोड़ पाए। अगर वो ओरेटर नहीं है तो उसको कम्युनिकेशन क्लास लेनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए कि ओरेटर बना कैसे जाता है, क्योंकि ये एक्वायर्ड टैलेंट है। टीचर अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना ही चाहिए, जिस कार्य को वो करेगा वो तो उसको आना चाहिए, वो तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर मस्ट बी ए गुड लिसनर ऑल्सो। लिसनिंग होती है दो प्रकार की, एक होता है कि आप किसी को जवाब देने के लिए सुनते हैं और दूसरा आप किसी को समझने के लिए सुनते हैं। when you are going to understand a person because you are listening him and sometime you want to give reply, तो दोनों में आपका लेवल डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपको जवाब देना है इसलिए सुनना है तो फिर आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे कभी भी। टीचर एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए, तो टीचर को बेसिक साइकोलॉजी का ज्ञान जरूर होना चाहिए। काउंसलिंग का कोर्स करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, 6-6 महीने के कोर्स होते हैं सो दैट ही कैन बिकम द काउंसलर ऑफ हिज स्टूडेंट ऑल्सो। स्टोरी टेलिंग का आर्ट आना चाहिए। जो अध्यापक अपने बच्चों को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जोड़ के रखते हैं, उनके बच्चे हमेशा, उनको शांत तो करने में आसानी रहती है परंतु उनको मोहब्बत भी बहुत करते हैं। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग आना चाहिए। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होता है कि अगर आपने किसी भी तरीके का सवाल करने की कला नहीं सीखी तो फिर आपकी बहुत एनर्जी खराब होगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं लाखों साल पहले मनुष्य ने एक सवाल नेचर से किया, दैट इज द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। हाउ कैन आई रीच टू वाटर, मैं पानी तक कैसे पहुंचू, उसने ईश्वर से सवाल किया। तो जो सवाल था उसको वो जवाब मिल गया, स्टार्ट लिविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदियों के किनारे रहना शुरू कर दो। तो उस मनुष्य ने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया एंड स्टार्टेड लिविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। अब गांव बस गए, बस्तियां बस गई, शहर कस्बे बस गए। हजारों साल के बाद किसी दूसरे मनुष्य ने सवाल किया, हाउ कैन दिस वाटर रीच टू मी, ये पानी मुझ तक कैसे पहुंच सकता है। फिर ईश्वर ने जवाब किया कि पाइपलाइन का इन्वेंशन कर लो, पाइपलाइन बना लो, नहरें खोद लो, आ जाएगा पानी। अगर यही सवाल लाखों साल पहले कर दिया गया तो पहले ही पाइपलाइन खुद गई होती। तो जैसे ही आप अपना सवाल बदलते हो, हमेशा आंसर बदल जाता है। जब आप एक ही सवाल करोगे किसी से तो उसको वही जवाब देता है वो जो पहले देता है। इनोवेटिव होना चाहिए, यानी कि हर बार समस्या को नए तरीके से सॉल्व करें। टेक्नोलॉजी तो अब जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल कोरोना ने सारी चीजें बदल दी हैं। जिन्होंने कभी जूम का नाम भी नहीं सुना था वो भी आज जूम पर बैठे हुए हैं। तो जब हमारा सीखने का मन करता है तो हम कुछ भी सीख सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। सोशल होना चाहिए, रिजर्व नहीं होना चाहिए टीचर कभी भी। और टीचर का 10वां गुण है, टीचर हमेशा गीक होना चाहिए। गीक इन द सेंस कि वो बिल्कुल भी फैशनेबल ना हो, मॉडर्न ना हो, वो शालीन होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। ये 10 क्वालिटी हर टीचर में अगर आ जाएंगी तो दे कैन डू सो मेनी थिंग्स। सो अब टीचर क्या होना चाहिए, करिकुलम शेफ। करिकुलम शेफ क्या होता है, मान लीजिए आप मेरे घर आए और मैंने क्या किया, मैंने आपको, आप भोजन पे आपको कॉल किया। सो यू केम टू माय होम जस्ट फॉर ए डिनर। मैं अब बाजार से जो सब्जियां लाया था मैंने वो एज इट इज आपकी थाली में परोस दी। साबुत बैंगन रख दिया, साबुत आलू रख दिया, सब कुछ साबुत रख दिया, और थोड़ी सी वो जो मसाले वाली वो थी मसालदानी वो भी रख दी, आटा रख दिया, और मैंने कहा खाओ भाई साहब। तब आप मेरी शक्ल की तरफ देखेंगे, आप कहेंगे मतलब ये किस काम के लिए बुलाया आपने मुझे। तो मैंने कहा सर भोजन के लिए बुलाया, अब भोजन ही है ये। तो आप बहुत बुरा मानेंगे और आप खाली हाथ भी लौट सकते हैं। तो जब आप देखेंगे कि सीबीएसई ने कोई बुक्स दी हैं हमें
और वो बुक्स रॉ मटेरियल की फॉर्मेट में है, अगर बच्चा उनको डायरेक्ट ही समझ लेता तो वो स्कूल क्यों आता? उसको चाहिए कि उस पूरे के पूरे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके दीजिए एक ब्यूटीफुल डिश के अंदर, एक ऐसी बढ़िया भोजन बना के मुझे दीजिए जिसको खाने में स्वाद आ जाए और मैं रोज रोज खाने के लिए आपके घर आऊं। तो जो टीचर होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, करिकुलम शेफ। उसका काम एज इट इज परोसना नहीं होता जो उसको मिला, उसका काम होता है इसमें दिमाग चलाना। चाहे वो कितना भी मुश्किल सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसके साथ चिंतन मनन करना, मंथन करना और ये देखना कि मुझे वो वॉमिट नहीं करना जो कॉपी या किताब में लिखा हुआ है, मुझे उसको एक ऐसे फूड में देना है जो कोई भी समझ जाए और वो कहे मजा आ गया आपको सुनकर समझकर। ये आर्ट होना चाहिए टीचर के अंदर। सो वो रोल मॉडल होना चाहिए बच्चे का, उसके अंदर हर बच्चे को अपना रोल मॉडल दिखाई देना चाहिए। उसको हमेशा साल में 2 3 4 बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स जरूर लेनी चाहिए, ऑलवेज। और एक्सपर्ट्स के साथ बैठे ट्रेनिंग्स ले, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे। जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉपी किताब वाली ही ट्रेनिंग होती है, सो मेनी डिफरेंट ट्रेनिंग्स आर देयर। जब वो उन ट्रेनिंग्स को लेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से जिंदगी बदलती जा रही है। अच्छा लिसनर तो बता ही दिया, और उसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अभी मैं आपके साथ जूम पे जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी मैं डॉक्टर हरीश शर्मा हूँ, एंड माय प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिस्कस विद यू अबाउट फोकस एंड कंसंट्रेशन। और मैं अभी आपको यही काम छोड़कर मैं गाना गाना शुरू कर दूं, मैं आपको गिटार बजा के दिखाने लग जाऊं, मैं अच्छा डांस करूं, मैं बताने लग जाऊं कि मैं कितनी बढ़िया क्रिकेट खेलता हूं, या मैं अभी कोरोना डिस्कस करने लग जाऊं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो नहीं कर रहा। तो आप हो सकता है मेरी बाकी की चीजों को पसंद करें, बट फिर आप मुझे लाइक नहीं करेंगे। तो इसलिए जब किसी मनुष्य को अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रहती है तो सेकेंडरी थर्ड फोर्थ वो भले ही ना करे, पीपल वुड ऑलवेज अप्रिशिएट। तो टीचर का काम क्लास में पढ़ाना है, और अगर वो पढ़ाने के अलावा वो गप्पे मारेगा या बच्चों से कुछ और करेगा तो वो अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता। टीचर को पता होना चाहिए इफेक्टिव और इनइफेक्टिव टीचर में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। जैसे एक इनइफेक्टिव टीचर का काम होता है, वो समझता है एक जॉब है, नौकरी है, इसके बदले में मुझे सैलरी मिलेगी। ये इनइफेक्टिव टीचर की पहली पहचान है, और उसकी लड़ाई हमेशा पैसों को लेकर होती रहती है, स्कूल से, कॉलेज से, मैनेजमेंट से। वो ये सोचता है कि ये जो भी मेरे को जिम्मेवारी मिली है इसको मैं अकेले ही करूंगा। तो वो कभी भी टीम वर्क में बिलीव नहीं करता। ना काउंसलर, ना पेरेंट्स, ना टीचर कॉम्बो नहीं बनाता। प्रिंसिपल को कॉन्फिडेंस में नहीं लेगा, उसको लगेगा दैट आई कैन डू अलोन हैंडल। ऐसा टीचर हमेशा लास्ट में दुख उठाता है। तो टीम वर्क में प्रिंसिपल इज द वेरी मेजर टूल, वो बैकबोन होती है स्कूल की। हर अध्यापक को अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल किसे सलाह लिए बगैर कभी भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। साइकोलॉजिकली मैं इस चीज में बहुत स्ट्रांग बिलीव करता हूँ। अब वो हमेशा क्या सोचता है कि जो बच्चे होते हैं नेवर मेक्स टाइम टू जस्ट सिट एंड लिसन और इश्यूज ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाओ और चले जाओ। ये कुछ बातें हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्ट स्किल्स थोड़ी सी है, तो पहले मैं अनुमति लेना चाहूंगा राठी सर से। राठी सर, मुझे आप कितना वक्त और देंगे अभी, मुझे प्लीज सर सर बताइए। सर आपके लिए तो सर आप कंटिन्यू कीजिए सर। प्लीज सर। धन्यवाद आप सर। कंटिन्यू कीजिए, यू हैव टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम विद यू। ऑलराइट। सो हर टीचर को जो भी किसी स्कूल में पढ़ाता है, उसको ये जो अब मैं सॉफ्ट स्किल्स के नाम बताने जा रहा हूं उनका ज्ञान अब कोरोना के बाद से अनिवार्य हो गया है। अगर वो ये ज्ञान नहीं लेगा तो वो स्कूल पर बोझ है, और वो केवल तनख्वाह लेकर जाएगा और कभी भी एक अच्छा योगदान स्कूल को दे नहीं पाएगा। ये टीचर्स को ये जो सॉफ्ट स्किल्स के नाम है पता होने चाहिए। टीचर को जो बेसिक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जिनको कहते हैं सोशल सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि किसी भी बच्चे की अपनी जो भावनाएं होती हैं उनको एक्सप्रेस करवाने में, उनको पहचान में, उसके जानकारी करवाने की एक ट्रेनिंग होती है कि किस प्रकार से बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए, बता पाए। ये ज्ञान टीचर को होना चाहिए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आनी चाहिए टीचर्स को, ताकि वो बच्चों से टीम वर्क और कोऑपरेशन का काम ले सके।
जितनी भी रैशनल सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, रैशनल प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने के तरीके टीचर को आने चाहिए सो दैट वो बच्चों की मदद कर सके। हर टीचर को आना चाहिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन नाम की साइकोलॉजी, इसको मार्श मैलो कहते हैं। मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे में ही आ जाती है। हर टीचर को कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जब बच्चों में विवाद हो जाता है आपस में तो कैसे सुलझाया जाता है, और बच्चों का कॉन्फ्लिक्ट्स बच्चे आपस में कैसे ठीक करते हैं। जब बच्चों को कोई टीज करता है, बच्चों को कोई दुखी परेशान करता है, स्पेशली गर्ल्स को, हाउ टू हैंडल विद टीजिंग, ये ज्ञान टीचर क्लास में आराम से बच्चों को दे सकता है। और जब कोई बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो क्या करना चाहिए, उसको कैसे पहचानेंगे, तो बच्चे के साथ क्या हैंडल किया जाता है, ये नॉलेज टीचर को होनी चाहिए। किस प्रकार से बच्चे को नो एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए कि नो का मतलब क्या होता है। ये है 8 ट्रेनिंग। और उसके बाद कुछ बड़ी थोड़ी सी कठिन ट्रेनिंग होती है, पर इतनी भी कठिन नहीं है, वैसे उनको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। एक्सेप्टिंग नेगेटिव फीडबैक, जब भी बच्चे को नेगेटिव फीडबैक मिले उसकी लाइफ में, तो बच्चे को कैसे उसको हैंडल करना है, ये तरीके टीचर सीखने के बाद बच्चों को समझा सकता है। लर्निंग हाउ टू से नो, कभी कभी नो कहना आना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को तो जरूर आना चाहिए क्योंकि वो अंडर प्रेशर ज्यादा रहती है। तो अगर कोई लड़की नो कहना नहीं सीखेगी तो ऑफकोर्स यस है, और यस के खामियाजे बहुत होते हैं। बच्चों का पीयर प्रेशर को हैंडल करने का तरीका टीचर सिखा सकते हैं। पेरेंट्स के प्रेशर को कैसे बच्चा हैंडल कर ले, दिस इज द नॉलेज विच टीचर कैन डिलीवर एंड इम्पार्ट टू द स्टूडेंट्स। और एंगर के साथ कैसे काम किया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है, आजकल ये सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग हर अध्यापक को सीखनी जरूरी है। साल में जब भी उसको मौका मिले, किसी दिन क्लास ना लेकर इस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को दे दे। महीने में 2 बार 1 बार देने से बच्चों का मन लगा रहता है, टॉपिक बदल जाते हैं, और बच्चे उस टीचर को, अध्यापक को बहुत ज्यादा लाइक करने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। अब हमें समझना है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स को लेकर हमें क्या क्या बातें समझनी है। जैसे कल मैं बताते बताते बोल रहा था कि मान लेते हैं कि क्लासरूम नहीं है, एक तरह का फिश एक्वेरियम है। तो आज सुबह मैंने उसको बैठकर 2-3 पीपीटी इसी चीज को लेकर बना दी ताकि मैं आपको बेटर समझा पाऊँ। तो मान लेते हैं हमारी क्लासरूम में एक फिश एक्वेरियम है। अब इसके अंदर 3 तरह की मछली है, पिराना, कैटफिश, गोल्डफिश। 3 तरह के बच्चे, ऐसा सोच लेते हैं। वैसे तो 16 तरह के बच्चे होते हैं, बट अभी मैं 16 तरह के डिफाइन नहीं करूंगा। आई वुड जस्ट डिफाइन द 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। पिराना मछली कैसी है मेरी, ये ट्रबल मेकर है, ये पैसिव है, अग्रेसिव है, और इसका काम ही लड़ाई दंगे का है। नेगेटिव एटीट्यूड की मछली है, स्कूल आएगी नहीं आएगी, छुट्टियां मारेगी बहुत ज्यादा है, अटेंडेंस प्रॉब्लम इसके साथ हमेशा ही रहेगी। और इसका जब मन करेगा जब ये मछली छुट्टी मार लेती है, और इसका पूरी की पूरी पढ़ाई दाव पर लगी रहती है, करियर इसका हमेशा ही रिस्क पर रहता है। इन 5 खासियतों के साथ ये मेरी पिराना मछली है। तो इसको डील करने का तरीका टीचर को आना चाहिए। और ये सारी की सारी बोरोड प्रॉब्लम है, जन्मजात नहीं है। एक एक पिराना ठीक हो जाती है 2-2 महीनों के अंदर, अगर टीचर को ये पता चल जाए हाउ टू डील विद पिराना। मेरी दूसरी मछली है जिसका नाम है कैटफिश, फ्लो में चलती है, अच्छे स्वभाव की है, नेचर की है, पर इसको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। 4-4 दिन में मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेट करेंगे तो ये मछली पढ़ाई करती है, नहीं करेंगे तो नहीं करेगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, अगर कोई इसको डांट दे या ये कह दे यू आर स्टूपिड, यू कांट डू एनीथिंग एल्स, तो लो मोटिवेशन। उसके बाद इसको कोऑपरेशंस, ओबीडियंट, और सबसे ज्यादा जो रूल्स होते हैं उनको ये फॉलो करने वाली मछली होती है, टीचर के लिए अच्छी होती है, और एवरेज परफॉर्म करेगी, और ये किसी भी प्रकार के लड़ाई दंगे से बिल्कुल दूर रहती है। तो ऐसे बच्चे जो लड़ाई दंगे में फंसते नहीं है, पर जब आप उनकी एजुकेशनल वो देखेंगे परफॉर्मेंस, तो एवरेज मिलेगी। आउट ऑफ 160, 55, ये ऐसे बच्चे होते हैं, 70 के बीच में चल रहे होते हैं, सब कैटफिश कैटेगरी है। तीसरी मेरी गोल्ड फिश है, ये बहुत कम होती हैं क्लास में, आउट ऑफ 100 10% के अनुपात में होती हैं, कभी 7 भी होती हैं, कभी 6 भी होती हैं। और टीचर्स के बहुत प्लेजर्स होते हैं, बिल्कुल ब्लू आइड बॉयज होते हैं, हाई मोटिवेशन होता है इनका, एंथुजियाज्म होता है, और ये ओवर अचीवर्स होते हैं।
मेरी जो इतने साल की साइकोलॉजी है वो ये कहती है हर क्लास में मिक्स मछलियां होनी चाहिए। कभी भी एक क्लास ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सारी गोल्ड फिश है, या सारी उसमें कैटफिश है, या सारी की सारी उसके अंदर पिराना भरी हुई है। अगर आपने एक टाइप की मछली एक ही एक्वेरियम में बंद कर दी तो वो आपस में तो ठीक है, परंतु वो स्कूल के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो इसलिए मिक्स बच्चे होने चाहिए हर क्लास के अंदर। गोल्ड फिश भी होनी चाहिए, कैट भी और पिराना भी, और इस तब ये जाकर बढ़िया क्लास बन सकती है। और टीचर एक अच्छा मछुआरा होना चाहिए और उसको डील करना आना चाहिए हर प्रकार की मछली से। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है हमारे बच्चों की, तो 4 प्रकार के बिहेवियर होते हैं बच्चों के अंदर, 4 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। जैसे एग्रेसिव बच्चे होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, डिस्ट्रक्टिबल होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। मैं आपको समझा ही देता हूँ। एग्रेसिव बच्चे कैसे होते हैं? हाइपर एक्टिव होंगे, एजिटेटेड होंगे, अनरूली होंगे, पिराना टाइप के बच्चे होते हैं। रेजिस्टेंट, इनको डील करने का अलग तरीका होता है। रेजिस्टेंस बच्चे कैसे होते हैं? जो काम नहीं करके लाते। हाइपर एक्टिव नहीं है, काम नहीं, होमवर्क ही पूरा नहीं होगा इसका। हमेशा टीचर बोलेगा तेरे होमवर्क को क्या हुआ? देन ही विल से सर नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो सिर झुका लेगा। ऐसे बच्चों को ठीक करने के तरीके अलग हैं। डिस्ट्रक्टिबल बच्चे कैसे होते हैं? जिनकी फोकस और कंसंट्रेशन पुअर होती है क्लास में, मन ही नहीं करता उनका पढ़ने का। और चौथा होता है डिपेंडेंट, जो बगैर मदद के कुछ भी नहीं कर सकते। तो चारों बच्चों को ठीक करने के लिए 4 प्रकार होते हैं। जब ये प्रकार आ जाते हैं तो कभी भी टीचर को कोई शिकायत नहीं होती, और उसको बस ये पता है इस मछली का क्या करना है मुझे। अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब हम पनिश करते हैं किसी को और जब हम किसी को डिसिप्लिन में रखते हैं तो उसके खामियाजे क्या क्या भुगतने पड़ते हैं। किसी टीचर की जो थ्योरी होती है वो पनिशमेंट बेस्ड होती है, किसी टीचर की थ्योरी डिसिप्लिन बेस्ड होती है। तो हमें बस अंडरस्टैंड करना होगा कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल क्या देखना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड पनिशमेंट। तो पनिशमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये काम करता है। पनिशमेंट इफेक्टिव है। 82% बच्चों पर ये काम करता है, जबरदस्त तरीके से काम करता है पनिशमेंट। और 18% बच्चों पे पनिशमेंट काम नहीं करेगा, उनके लिए ये और मुश्किल है, पर ये तो काम करता है। दूसरा, ये क्विक है, मतलब बच्चे का जैसा भी बिहेवियर है जो आपको एक्सेप्टेड नहीं है, वो तुरंत की तुरंत वो बच्चे का बिहेवियर सप्रेस हो जाएगा। रैपिड सप्रेशन दिखाई देता है, विद इन 2 to 5 मिनट्स बच्चा ठीक और क्विक हो जाता है। ये दूसरा इसका बेनिफिट है पनिशमेंट का। और तीसरी बात, इसमें लोअर लेवल ऑफ ब्रेन स्किल लगानी पड़ती है। लोअर लेवल ऑफ ब्रेन स्किल का मतलब है थिंकिंग प्रोसीजर इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन अ टाइम ऑफ पनिशमेंट। सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, बगैर सोचे आप आराम से इसको कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि ये 3 फायदे हमें पनिशमेंट में मिलते हैं। फटाफट काम हो रहा है और इसका रिजल्ट आ रहा है, और इसमें क्या है, आपको दिमाग भी नहीं चलाना पड़ रहा, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है और ये तो चलती आई है। पर अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं डिसिप्लिन की जब हम बात करेंगे तो डिसिप्लिन में फायदे नुकसान पनिशमेंट के कंपैरिजन में क्या है। जब भी हम डिसिप्लिन में किसी बच्चे को लाने की कोशिश करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि अनवांटेड बिहेवियर हटाना है और डिजायरेबल बिहेवियर लाना है। टीचर को जो बिहेवियर चाहिए, स्कूल को जो चाहिए, वो मुझे बिहेवियर इस बच्चे में रिप्लेसमेंट करनी है और खराब बिहेवियर हटाना है। और पनिशमेंट में केवल आप उसके खराब बिहेवियर को बाय फोर्स हटा देते हो, बट रिप्लेसमेंट में आपको नील बटा सन्नाटा मिलेगा। कभी भी आपको अपनी मर्जी का बिहेवियर मिलेगा ही नहीं। मार कर पीट कर किसी भी बच्चे को गुड नहीं बना सकते हो, वो तो डिसिप्लिन से बनेगा। ये पहली बात समझने की है। दूसरी बात, डिसिप्लिन क्या है? बिल्कुल कठोर होता है, लगातार करने का होता है, पर पीसफुल तरीका है। किसी भी प्रकार का वॉयलेंस, कोई भी प्रकार की फालतू की चीज इसमें जरूरत है नहीं। कठोर है, लगातार है और शांतिपूर्वक है। पनिशमेंट में क्या है? बच्चा बर्बाद हो सकता है ऑन द नेम ऑफ गॉड। अच्छी करने के चक्कर में स्पॉइल हो जाते हैं बच्चे। अगली चीज जो मैंने अंडरस्टैंड की, पॉजिटिव बिहेवियरल चेंजेस इज एक्सपेक्टेड। डिसिप्लिन में आपकी उम्मीद के हिसाब से आपको बच्चे में पॉजिटिव बिहेवियर मिलता है। 100 में से 90% मिलेगा अगर बच्चों को डिसिप्लिन में रखने की कला आ जाए तो। बट पनिशमेंट में क्या होता है?
वर्स्ट मिलेगा और वर्स्ट ही हमेशा रिसीव होता है। बच्चे दुश्मन हो जाते हैं टीचर्स के, लाइक नहीं करते और उसको भूल जाते हैं और उसकी कोई वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी सारी पढ़ाने की मेहनत बेकार हो जाती है। इन केस ऑफ पनिशमेंट, डिसिप्लिन में इट टेक्स टाइम एनर्जी बट कॉन्सिक्वेंसेज आर लॉजिकल एंड एनकरेज द रिस्टोरेशन। एनर्जी खर्च होगी, टाइम खर्च होगा, मान लेते हैं दो बातें हैं, और परंतु जो इसका जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है वो और रिस्टोरेशन इसको एनकरेजमेंट में मिलेगी। मतलब अगर एक अध्यापक अपनी एनर्जी और टाइम का सही मैनेजमेंट सीख जाए तो वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखने की कला में माहिर होता है। तो सीखना यह है कि टीचर की एनर्जी और उसका टाइम मैनेजमेंट बूंद बूंद करके टपके, बिल्कुल पाइपलाइन ना खुल जाए, पता चला सेकंड उसका जो पीरियड है उसमें एग्जॉस्ट हो गया, उसको तो रात रात भर काम करना होता है, तो उसको अपनी एनर्जी बूंद बूंद टपकानी आनी चाहिए। पनिशमेंट में क्या होगा, हाई इम्पैक्ट है, इमीडिएट है, बट कोई लॉजिक नहीं है और टीचर सबसे ज्यादा अपना लॉस कर लेता है, ब्रेन में उसको तकलीफ हो जाएगी। बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, ये सारी की चीजें रीबिल्ड हो जाती हैं, डिसिप्लिन में डैमेज होती है। ये इसके नुकसान है। तो अब समझने की बात है कि हमें करना क्या है, और अगर किसी को ये सीखना हो कि किस प्रकार से हम डिसिप्लिन को ला सकते हैं, तो उसमें बहुत ही आराम से साइकोलॉजी सिखा देती है कि एक ही महीने में पूरे स्कूल को डिसिप्लिन में लाने के लिए क्या करना है। और आप देख लेते हैं डिसिप्लिन थ्रेटनिंग नहीं होता, डेंजरस नहीं है, अब्यूसिव नहीं है। कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि आप मुझे धमकाओ, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि मेरे साथ अब्यूसिव वे में यूज करो। आप पेरेंट्स को भी डिसिप्लिन में रख सकते हैं एज वेल एज यू कैन डिसिप्लिन एवरीबॉडी। पनिशमेंट में तो लॉस ही लॉस है सारा। तो फिर हम इसलिए बोलते हैं कि डिसिप्लिन में रखने की जो सॉफ्ट स्किल्स होती है दूसरों को, वो हमेशा सीखनी चाहिए और वो आराम से आ जाती है। जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो डिसिप्लिन में रखने वाला इंसान अपने इमोशंस को, भावनाओं को काबू में रखकर ही डिसिप्लिन में रखता है। पनिशमेंट में ऐसा होता ही नहीं है। पनिशमेंट में पहले आपका आउट ऑफ कंट्रोल होना पड़ेगा। कहते हैं मेरी अक्षमता का प्रदर्शन ही मेरा क्रोध है। When I show my incapability, I lose my temper, I lose my control. So when I become weak, then I lose my control and lose my temper. So if I don't lose my temper, I am very strong. और ये कहने से नहीं, ये करने से भी आ जाती है। कितने सारे पॉइंट्स मैंने आज सुबह सुबह लिखे आप लोगों के लिए, राइट? देखेंगे उसमें आपको कंपनसेशन मिलता है, रिफ्लेक्शंस मिलता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ चले जाओगे आप। डिसिप्लिन में made the youth angry at first but calls for self evaluations and change rather than self degradation। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुरू में भले ही बच्चे को गुस्सा आ जाए और बाद में वो बैठकर सेल्फ इवैल्यूएट करता है और वो देखता है कि मेरे टीचर ने मुझे डांटा नहीं है, मेरे टीचर ने गुस्सा नहीं किया, गुस्सा तो मैंने ही किया था। तो जब टीचर ने गुस्सा नहीं किया, मैंने ही किया, तो फिर वो बच्चा फिर डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करता है। और जहां उसने मार खाई, मार खाने के बाद वो फिर वही का वही जैसा था पहले। 4 चीजें होती हैं हमें ये समझने के लिए कि अगर आपकी वेल डिसिप्लिन्ड क्लास है तो उसमें रूल्स, डिसिप्लिन, प्रोसीजर और रूटीन से 4 चीजों का कॉम्बिनेशन चलता है हमेशा। क्लास के कुछ रूल हैं जो अध्यापक ने बना दिए, डिसिप्लिन में तो रहेगी, प्रोसीजर फॉलो करेगी। और अब इसमें एक बहुत प्यारी सी बात क्या समझने की है कि नंबर 1 प्रॉब्लम स्कूल में कभी भी डिसिप्लिन की होती ही नहीं है। मैंने बहुत सारे स्कूल चेक किए हैं जा जाके, कम से कम अपनी जिंदगी में 700-800 स्कूल तो मैंने देख ही लिए होंगे। खूब ट्रेवल करता था जब स्कूल जाता था, डिसिप्लिन इशू ही नहीं होता था, सारा इशू होता था प्रोसीजर नहीं है स्कूल में, ना कोई रूटीन को फॉलो करता है। लैक ऑफ प्रोसीजर एंड पुअर रूटीन्स इज द मेन कॉज। तो अब हमने अंडरस्टैंड करना है 2 स्लाइड्स के अंदर कि जब हम प्रोसीजर वर्सेस डिसिप्लिन की बात करेंगे तो क्या चीज होता है। जब भी आप बच्चे को डिसिप्लिन में रखते हो, यहां पर आप बच्चे के बिहेवियर पे फोकस आपका सीधा जाएगा, और जब आप प्रोसीजर फॉलो कराते हो तो आपका फोकस जाएगा कि मुझे काम करवाना है। कंसर्न हाउ थिंग्स आर डन एंड देयर कंसर्न हाउ स्टूडेंट्स विल बिहेव।
तो इसका मतलब हुआ कि डिसिप्लिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसीजर बनाना सीखना, और ये एक आर्ट होता है। और क्या होता है, डिसिप्लिन में पेनल्टीज है, रिवॉर्ड्स हैं। बेटा अच्छा बिहेव करोगे तो ये मिलेगा, खराब करोगे तो डंडा है। प्रोसीजर्स में तो कोई पेनल्टी रिवॉर्ड नहीं देना आपको। जैसे फौजियों का होता है, उनको एक काम करना है, बस उसी काम को करना है, ना तो उनको लड्डू मिलते हैं उसके बदले में और ना ही उनके साथ कुछ और होता है जब वो सीख जाते हैं तब। अब मैं आपको अंत में बताने की कोशिश करूंगा अगले 5 मिनट के अंदर, जो बहुत ऐसे बच्चे जो गुस्सैल स्वभाव के होते हैं उनको डील करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना है कि बच्चा उस हालत में आया कैसे, क्या हो गया उस बच्चे के साथ कि वो इतना गुस्सा कर रहा है। तो आपको रूट कॉज समझना है, ना कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट में तो वो गुस्सा कर रहा है, बट रूट क्या है। तो एंगर में बी अ डिफेंस मैकेनिज्म टू अवॉइड पेनफुल फीलिंग्स और सिचुएशन। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा किसी बहुत बड़े दर्द और तकलीफ से गुजर रहा है, और उस दर्द और तकलीफ को आपको शो नहीं करना चाहता, इसलिए वो गुस्से में है। तो एंगर के पीछे बच्चे का पेन है, एक ऐसी सिचुएशन है वो जो आपको बताएगा नहीं। जैसे मैंने बताया ना, जिसकी उंगलियों में गोले गोले होते हैं, जो चक्र वाले होते हैं, वो इस सबसे पहले पॉइंट के होते हैं। ही विल नॉट शो यू हिज पेन। तकलीफ नहीं बताएगा घर में क्या हुआ, और बदले में गुस्से में आ जाएगा। फेलियरिज्म के साथ बच्चे कभी ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई में ही फेल है, वो अपनी लाइफ में भी फेल हो रहे होते हैं। कितने सारी सिचुएशन है जहां पर बच्चों का बस नहीं चल रहा, फेल हो रहे हैं। तो जब वो फेलियरिज्म के साथ एसोसिएट नहीं कर पाते तो एंगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी पुअर है। तीसरा, उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो रहती है, उसकी वजह से भी गुस्सा आ जाता है बच्चों को। आइसोलेशन की फीलिंग्स में चले जाते हैं, यानी कि घर वाले उस बच्चे के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे, उसको अकेला छोड़ देते हैं, उसके साथ कोई डील नहीं करता, मम्मी डैडी उसके साथ कोऑप अप नहीं कर रहे हैं। व्हेन चाइल्ड गोज बैक टू होम सो ही फील्स द आइसोलेटेड। सो अब जब वो स्कूल आएगा तो एंगर में ही आएगा और बदतमीजी से बात करेगा। जब बच्चा, आप देखेंगे, रिलेटेड विद द फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी ओवर वेयर द चाइल्ड हैज नो कंट्रोल। बच्चे का अपनी एंजाइटी पे कोई वो नहीं है। तो इस बात को मैं समझाने के लिए आपको छोटा सा पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे गौर से सुने। अगर आप मुझे अपने घर पर भोजन के लिए बुलाएंगे, आपने कहा डॉक्टर साहब आज हमारे यहाँ लंच पर आइए या डिनर पर आइए, तो कॉमन सेंस क्या कहती है, मैं अपने घर से खाना खा कर आऊं या भोजन में आपके साथ ही करूंगा, तो मुझे घर से भूखा आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जब मैं घर से भूखा आऊंगा तभी तो भोजन करूंगा। तो कुछ बच्चों के अंदर लैक ऑफ लव होता है, प्रेम की भारी कमी। प्रेम के भूखे बच्चे आते हैं स्कूल, माता पिता ने तो प्रेम ही नहीं दिया उनको जो चाहिए, अब उसको वो प्रेम चाहिए टीचर से। भूखा है बेचारा, क्या करे, टीचर उसको प्रेम देता नहीं है, टीचर को सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। तो प्रेम का भूखा बच्चा, जब उसको प्रेम ना तो घर पे मिलता ना अध्यापक से मिलता, तब वो अपनी एंग्जाइटी में चला जाता है और फिर उसी चीज को एंगर में कन्वर्ट कर लेता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि हर एंग्री बच्चे के पीछे जरूरी नहीं है बुरा बच्चा हो, उसके पीछे एक बहुत मजबूर बच्चा होता है, उसके पीछे एक ऐसा बेचारा बच्चा होता है जिसको मदद की बहुत ही सख्त जरूरत होती है। हमेशा बच्चे अपनी सैडनेस को एंगर में कन्वर्ट करके एक्सप्रेस करते हैं, पर बड़े लोग ऐसा नहीं करते। दे एक्सप्रेस देयर सैडनेस एज ए सैडनेस। छोटे बच्चों पे ये उदासी नहीं होती है, बच्चे उदास रह ही नहीं पाते, बच्चे हमेशा एंगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडोलसेंट्स के साथ तो बड़ी भारी समस्या है। जब हम एडोलसेंट्स को कहते हैं दिस एडोलसेंट इज वेरी एंग्री, दे आर नॉट वेरी एंग्री, दे आर वेरी सैड एक्चुअली। उदास बच्चे हैं सारे, और कन्वर्जन आ नहीं रहा तो क्या करेंगे वो बेचारे। तो कैच द चाइल्ड बीइंग गुड। कभी तो वो बच्चा अच्छा काम करेगा क्लास में, मौके की तलाश में रहो। जैसे ही बच्चे ने अच्छा काम किया उसी वक्त उसको पकड़ो और उसको बहुत शाबाशियां दो, उसको इतनी बढ़िया तारीख से उसकी तारीफ करो। कोई भी काम अच्छा कर रहा हो जो आपको पसंद है, आप चुप मत रहिए, स्पीक इट आउट, बोलिए और बताओ, वाह बेटा क्या मतलब तुमने एक चीज बढ़ा चढ़ा के बताइए। तो बच्चा क्या करेगा, इतने लव को ही बहुत बड़ा लव समझ लेगा, तो एंगर घट जाएगा उसका। और क्या करना है,
गलत काम कर रहा है, खराब कर रहा है, डेलिबरेटली इग्नोर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दैट कैन बी टॉलरेटेड, जो टॉलरेट किया जा सकता है उसको इग्नोर कर दो, और उसके बाद आराम से बहुत कम तरीके से उसको डील करो तो भी बच्चा ठीक हो जाता है। और क्या समझना है, बच्चे के साथ हमेशा अपनी क्लोजनेस दिखाइए, अपने शरीर को उसके साथ टच करते रहिए, मूव फिजिकली क्लोजर विद अ चाइल्ड, बच्चे के साथ आप फिजिकली जाइए। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी 30 सेकेंड्स की एक स्टोरी सुना देता हूँ जो इस पॉइंट को जस्टिफाई करती है। एक बार भगवान कृष्ण तैयार होने में बहुत वक्त लगा रहे थे, तो उनका जो ड्राइवर था उद्धव, वो बाहर बैठा हुआ था, रथ लेकर कहीं जाना होगा भगवान कृष्ण को, तो इज टेकिंग मोर टाइम, तो 1.5-2 घंटे हो गए बाहर बैठे हुए। तो अब उद्धव से रहा नहीं गया, तो उद्धव अंदर गए तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण 12-13 मुकुट रखे हुए हैं, कई तरह के पीताम्बर रखे हुए, उनको बार बार ट्राई कर रहे हैं, कभी कुछ पहन रहे हैं, कभी कुछ पहन रहे हैं। तो जैसे ही उद्धव अंदर आए तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने कहा कि आओ उद्धव, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू, तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो मुझे जरा बताओ कौन सा मुकुट सबसे बढ़िया है, कौन सा पीताम्बर मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उद्धव बड़े सरप्राइज हुए, उन्होंने कहा मुझे भगवान आप एक बात बताओ, आप कहाँ जा रहे हो, इतना सजने की क्या जरूरत है। देन लॉर्ड कृष्णा रिप्लाइड एंड ही सेड, मैं ना आज दुर्योधन से मिलने जा रहा हूँ। और तो और भी ज्यादा सरप्राइज हो गए। तो उन्होंने कहा इतना, मतलब दुर्योधन से मिलने के लिए इतना सजने की क्या जरूरत है, मुझे इस सवाल का आप जवाब दें तब मैं आपकी मदद करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव, अंधेरा कभी भी प्रकाश की तरफ यात्रा नहीं करता, हमेशा प्रकाश को अंधेरे की तरफ यात्रा करनी होती है, कभी भी मेरे पास वो चलकर नहीं आएगा दुर्योधन, मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा पहली बात, और वो मेरा केवल बाहरी आवरण देखता है, अंदर से उसको कुछ दिखता नहीं है, तो मेरा जितना सजा धजा वो रूप देखेगा उतना ही ज्यादा मुझसे वो प्रभावित होगा। तो भगवान कृष्ण ये जानते थे कि जब भी अपने से किसी लोअर के पास जाते हैं तो खुद ही चल के जाना होता है। तो स्टूडेंट तो आपका, मैं ये नहीं कह रहा वो दुर्योधन है, परंतु वो स्टूडेंट है, उसमें आपके जितनी नॉलेज नहीं है, आप टीचर हैं। तो जब टीचर बच्चे के पास चल कर जाता है तभी बच्चे को ज्यादा अच्छा महसूस होता है और उसको बहुत बढ़िया लगता है। ये बात समझने की है। तो बार बार अपनी कुर्सी छोड़कर बच्चों के पास जाना, उनके सर पर हाथ फेरना, उनके कंधे पर हाथ फेरने से बच्चों का एंगर कम हो जाता है। हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं, कांस्टेंट मूवमेंट रहेगी, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लैक ऑफ कंट्रोल है, ये सब पहचान होती है क्लास में बच्चों की जो टीचर को पता होनी चाहिए। तो बदले में ये सारे काम करने चाहिए। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड हाई एक्टिविटी टास्क, हाइपर एक्टिव बच्चों को शारीरिक रूप से ज़्यादा ऐसे काम देने चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा मेहनत करें, उनको कंट्रोल मूवमेंट अलाउ करनी चाहिए, रिवॉर्ड उनके छोटे छोटे होने चाहिए, टास्क बिहेवियर पे कलर कोड होने चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे अभी ऐसे बच्चे जो ध्यान नहीं देते हैं, पैसिव हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी कम होती है, डिपेंड होते हैं दूसरों पर और किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, तो उनके तरीके अलग हैं। ये सब ट्रेनिंग में धीरे धीरे हम लोग सिखा देते हैं। जैसे 16 प्रकार की ये सब चीजें होती हैं जो हमें अपने बच्चों को लेकर समझनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए इन सब बातों के लिए। वैसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए अभी, और मुझे लग रहा है मैं कुछ बातें आपसे भी करना चाहूँगा और अंडरस्टैंड करना चाहूँगा कि किस प्रकार से इन चीज़ों को किया जाए। ऐसे तो मैं बोलूँगा तो मैं तो, आप मुझसे 4 दिन बुलवा लीजिए कम होगा नहीं, बट स्टिल जितना मुझे कल समझ में आया आप लोगों को लेकर, 1.5 घंटा था हमारे पास, वैसे तो मेरे हिस्से में आधा ही घंटा था और मैंने आप सबका टाइम छीन भी लिया, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने सुना। आप तपन सर, विपिन सर, आप धन्यवाद डॉक्टर हरीश जी। किसी का कोई प्रश्न? मनोज जी ये जानना चाह रहे हैं। मनोज जी, जी मनोज जी आप अनम्यूट हो गए हैं, आप बोलिए।